हेलो एवरीवन। आज डेट है 3 दिसंबर और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल होगा वो सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों को न काटने की जो सलाह दी है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है उसमें हम हिमाचल प्रदेश में जो आवारा पशु हैं उनसे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उनसे संबंधित किसानों को क्या समस्याएं हो रही है उनको हम डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हॉट न्यूज इस समय चल रही है, कृषि जो कानून बनाए गए हैं उनके लिए जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार मथुरा में कृष्ण गोवर्धन रोड प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रही है। अब उसने बोला है कि ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए लगभग 3000 पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको पेड़ काटने की जरूरत है ही नहीं, आप सड़क को जिगजैग वे में बनाइए। मतलब अगर यहाँ पर बीच में यहाँ पेड़ आ रहे हैं, यहाँ पेड़ आ रहे हैं, तो पेड़ों को, सड़क को सीधा बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फायदे भी बताए हैं कि अगर रोड जिगजैग होगी तो जो साधन है, जो भी कार या फिर ट्रांसपोर्ट के जो भी साधन चलेंगे, उनकी जो स्पीड है वो लिमिट में रहेगी, इससे हादसे कम होंगे और जो पेड़ काटने की आप बात कर रहे हैं वो नहीं काटने पड़ेंगे। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि यूपी गवर्नमेंट फिर अपना जवाब देते हुए बोलती है कि हम 3000 पेड़ काट रहे हैं, उतनी ही संख्या में हम और 3000 पेड़ कहीं और लगा देंगे। तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक 90 साल का पेड़ हमें जितनी ऑक्सीजन दे सकता है, उसकी कंपैरिजन आप एक 7 दिन के पेड़ से कैसे कर सकते हो। मतलब जो 90 साल या 100 साल के जो पेड़ हैं उनकी जो वैल्यू है, उनसे आप उनको ट्रांसप्लांट मत कीजिए कि हम पेड़ लगा देंगे। अगर जरूरत है तो ही पेड़ों की कटाई करो, नहीं तो इतनी उम्र के जो पेड़ हैं उनकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है, देखो 3 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है और ये विश्व दिव्यांग दिवस 1992 में संयुक्त राष्ट्र की पहल से इस दिवस को मनाए जाने लगा था। ये जो दिवस है इसका मनाने का जो मुख्य कारण ये था कि समाज में जो दिव्यांग हैं उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाना, उन दिव्यांगों को, उनकी जो गरीबी है उनको कम करना और उनको बराबरी का मौका दिलाना, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित करना, ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो उनके मुद्दे थे, टारगेट थे, उनको सेंटर में रखा गया और उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ये दिवस मनाया जाना लगा था। देखो, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर दिव्यांगजनों को समाज और सरकार से संबल प्राप्त हो और सहयोग मिले तो वो देश की प्रगति में बड़े भागीदार हो सकते हैं। वैसे अगर हम जनरल वे में बात करें तो हम बहुत सारे ऐसे दिव्यांगों को देखते हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छा हमारे देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया है। सबसे अगर इम्पोर्टेंट जो नाम हम डिस्कस करें तो वो है अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने विश्व की सभी चोटियों पर चढ़कर, जो पर्वत चोटियों पर चढ़कर जो भारत का नाम रोशन किया है। तो इससे देखो, समाज में जो दिव्यांगों के लिए जो एक दया का भाव था वो कम होकर के उनको सहयोग का भाव वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि हिमाचल प्रदेश है, वहां पर असहारा या फिर बेसहारा पशुओं के बहुत ज्यादा हमले बढ़ रहे हैं। देखो, इन बेसहारा पशुओं को लोगों के द्वारा खुला छोड़ दिया जाता है। खुला छोड़ने की वजह से एक तो सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं इनकी वजह से, दूसरा किसानों की जो खेती है उनमें घुसकर ये उनको बर्बाद कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे किसानों ने कृषि करना बंद कर दिया है हिमाचल प्रदेश सरकार में। अब गवर्नमेंट के लिए ये मेन काम है कि उनके लिए बाड़ेबंदी की जाए, मतलब ऐसी जगह उनके लिए बनाई जाए जहां पर इन बेसहारा पशुओं को रखा जाए। सिर्फ उनको रखना ही नहीं है, उनकी अच्छी देखभाल हो और
मतलब ऐसा कुछ किया जाए जिससे इन बेसहारा पशुओं का भी यूज किया जा सके और इनके प्रति लोगों में दया का भाव न हो करके इनका उपयोग हो, हमारी अर्थव्यवस्था में या किसी भी क्षेत्र में इनका उपयोग हो सकता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ये इस आर्टिकल में बोला गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो केंद्र सरकार ने बोला है कि 2022 तक हम किसानों की जो आय है उसको हम दुगना कर देंगे। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ काम किए हैं, तो इस आर्टिकल में वो जो इंपॉर्टेंट जो काम केंद्र सरकार ने किए हैं उनको डिस्कस किया गया है कि कैसे केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेगी। एक तो देखो केंद्र सरकार ने 25 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है कि कृषि क्षेत्र में हम इतना निवेश करेंगे। दूसरा जो है वो है पीएम किसान सम्मान निधि। इसमें किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक, मतलब 2-2 हजार की 3 किस्त आएंगी, किसानों के खाते में डायरेक्ट ये रुपए जमा होंगे। इनका यूज किसान किस लिए कर सकते हैं कि खेती, देखो शुरुआत में किसान के पास पैसा नहीं होता है तो बीज लाने, खाद लाने, उनमें इनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है, मतलब जो शुरुआत की गई है वो है जैविक और जीरो बजट खेती, मतलब ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक जो इंपॉर्टेंट काम किया गया है वो किया गया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मतलब किसी भी खेत का एक स्वास्थ्य कार्ड, जैसे इंसान का हेल्थ कार्ड होता है वैसे ही जो खेती है, खेत है, उनका स्वास्थ्य कार्ड डिसाइड किया जाएगा। उनकी जांच की जाएगी कि कौन सा इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन खेतों में डाला जाना चाहिए जिनसे इनकी उपज बढ़ सके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो बाढ़, ओलावृष्टि, वर्षा, असमय जो वर्षा होती है इसकी वजह से खेती क्या होती है, नष्ट हो जाती है। अब उस खेती को सपोर्ट करने के लिए कि सरकार ने क्या किया है कि बीमा करना शुरू किया है कि अगर आपकी खेती इन चीजों से नष्ट होती है तो सरकार उसका रिफंड करेगी आपको। कुछ पैसा जो किसान है उनकी तरफ से जमा करवाया जाएगा इस फसल बीमा योजना में, और फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो जो सरकार है वो इसके लिए पे किया करेगी। नेक्स्ट है मंडी सुधार के लिए काम किया जा रहा है। मंडी सुधार के लिए देखो अभी जो कानून बनाए गए हैं, देखो हमारे जो 6% जो किसान है वो ही अपना जो खाद्यान्न है वो मंडियों में बेचते हैं, सरकारी मंडियों में। इसके अलावा जो 94% जो किसान है उनको तो पता भी नहीं है ज्यादातर किसानों को कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती क्या है, सरकार कैसे उनकी हेल्प कर रही है। तो मंडी सुधार मतलब कृषि को खुला व्यापार बनाने के लिए, खुला क्षेत्र बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है अनुबंध कृषि, मतलब एक कोई भी कंपनी और खेत वाला जो किसान है उनके बीच में होएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर फसल बोई जाएगी, जिस फसल का ज्यादा मूल्य मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट खेती की जा सकेगी। पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है वो कुछ राज्यों में ही होती थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके अलावा है एक जो योजना शुरू की गई है किसान क्रेडिट कार्ड। देखो ये क्रेडिट कार्ड जो है वो पहले भी शुरुआत किया गया था, अब दोबारा इसके कुछ क्राइटेरिया को बढ़ाया गया है। जैसे पशुपालन जो किसान करते हैं या फिर मत्स्य पालन जो किसान करते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें कम ब्याज पर, मतलब बिना किसी ब्याज के, बहुत नाममात्र के ब्याज के आधार पर किसानों को पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो इन सब तरीकों से, ये सारे जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, इनसे जो केंद्र सरकार है वो किसानों की 2022 तक आय दुगना करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जो वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है किसान कृषि कानून के लेकर, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको वैलिड किया जाए, उसके लिए कानून बनाया जाए कि जो ये चेंज किए जाएंगे मंडियों के लिए उनसे हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये कभी सरकार बंद नहीं करेगी। इसके अलावा सामने से ये बात आ रही है कि सरकार इस चीज को चेंज क्यों करना चाह रही है, तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। देखो 2006 में आई स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन कमेटी, और अब आई है एनडीए की गवर्नमेंट में आई है शांता कुमार कमेटी। इन दोनों ही कमेटियों ने एक सिफारिश की
सिफारिश क्या की कि हमारे देश के 6% जो किसान है ना, वो ही मंडियों में जाकर अपना खाद्यान्न बेच रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा उठा पा रहे हैं। और जो 94% जो किसान हैं वो तो बाहर ही, मंडियों के बाहर ही अपना खाद्यान्न बेच रहे हैं। तो क्यों न जो ज्यादा जो संख्या है उन किसानों को फायदा दिया जाए और ये जो मंडी व्यापार है इसको खुला बाजार बना दिया जाए, ये सिफारिश की है। और इसके लिए इन पर अमल करके जो नए कृषि कानून बनाया गया है उसके लिए विरोध किया जा रहा है। ये तो है गवर्नमेंट का एजेंडा कि ज्यादातर जो किसान है उनको फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें पंजाब और हरियाणा के किसान ही ज्यादा भाग ले रहे हैं। अब इसका भी एक पॉइंट है, देखो हमारे देश में हर साल लगभग 30 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होता है। अब उसमें से हर साल लगभग 10 करोड़ टन ही सरकार खरीदती है और वो ज्यादातर जो सरकार खरीदती है वो पंजाब और हरियाणा से खरीदती है। अब वो डायरेक्ट किसानों से तो खरीदती नहीं है, मंडियों में जो आड़तिये होते हैं उनसे ये खरीदा जाता है। अब वो आड़तिये क्या करते हैं, फर्जी किसान बन जाते हैं, फर्जी किसानों का नाम यूज करके वो एमएसपी का फायदा उठाते हैं और मंडी टैक्स अन्य प्रकार के जो खर्चों के नाम से किसानों को पेमेंट करते हैं कम। तो इससे ये जो नए कृषि कानून जो बने हैं इनसे जो बिचौलिए और आड़तिये हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और पंजाब और हरियाणा से सबसे ज्यादा सरकार के द्वारा खाद्यान्न खरीदा जाता है, इसलिए उनको सबसे ज्यादा समस्या फील हो रही है। अब देखो नए कृषि कानून की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें ये जो चेंज है वो करना चाहिए। देखो कृषि जो है उससे ज्यादातर जब हम स्टार्टिंग में हम देखा करते थे कि हमारी 65% जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड करती थी, लेकिन वर्तमान समय में केवल 50% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। कृषि से जो किसान हैं वो अपना मुंह फेर रहे हैं, नौजवान जो हमारे युवा हैं वो कृषि को छोड़कर शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो सरकार ये चाहती है कि जो कृषि से क्यों नहीं करना चाहती, जो युवा है वो खेती में क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर इनकम नहीं है। तो सरकार क्या चाहती है कि जो रेगुलर जो खेती की जा रही है उसकी जगह पर व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जाए और खेतों के पास में ही छोटे और मध्यम श्रेणी के एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, जिससे क्या होगा कि खेती के तरीकों में बदलाव होगा, जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि होगी और हमारा जो देश है वो समृद्ध होगा। तो ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है कृषि कानून को लेकर कि किसानों की क्या समस्याएं हैं और सरकार इसमें क्या चाहती है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, ठीक है। ओके, थैंक यू।